चलिए, जय हिंद। आप सभी लोगों को स्वागत है कैमरी जीएस क्लास में। चलिए आइए जुड़िए। इस क्लास में हम सब घटना चक्र जो कि 2023-24 का घटना चक्र जो बुक है उससे विश्व भूगोल के सभी प्रश्न को हम सब पूरी तरीके से समाप्त किए हैं। ये प्रश्न 1992 से लेकर के जो 2024 तक के जितने भी बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न यहाँ हम सब कंप्लीट किए हैं घटना चक्र 2024 ईस्वी को। और साथ में ये बीपीएससी एग्जाम पीटी जो 70वें बीपीएससी का एग्जाम पढ़ने वाले हैं उसके दृष्टि से वीडियो एकदम दनादन बनाया जा रहा है। प्रति एक दिन एक एक वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो जल्दी से आइए और जुड़ जाइए इस घटना चक्र के क्लास में। यहाँ हम सब बीपीएससी घटना चक्र वाले जो बुक आते हैं उसी के प्रश्न करने वाले हैं। और हमने राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी और हिस्ट्री का कर चुके हैं कंप्लीट। और अब चलते हैं सामान्य भूगोल, जिसका विश्व भूगोल की ओर सबसे पहला टॉपिक है। तो विश्व भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है उसको हम सब देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए सौरमंडल का कुछ प्रश्न शामिल है और सौरमंडल के प्रश्न के शामिल के बाद विश्व भूगोल का वर्णन है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका, जो निहारिका है वह सौरमंडल का भाग नहीं है। क्या प्रश्न पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका। देखिए क्या कहा जाता है कि सौरमंडल का निर्माण कब हुआ? तो 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, सौरमंडल में सूर्य अर्थात तारा हो गया, क्योंकि सूर्य भी एक तारा ही है। और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े होते हैं। जैसे कौन कौन होते हैं? तो ग्रह होता है, बौना ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं एवं धूमकेतु एवं खगोलीय धूल इत्यादि शामिल है। लेकिन निहारिका सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। और यही प्रश्न पूछा था कि इनमें कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निहारिका हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है, जो कि सूर्य एक तारा है। देखिए सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी जो है, जैसे ये सूर्य हो गए, ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। अर्थात ये कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। चलिए आ जाइए, कब बताया था जो देख लीजिए। 1514 ईस्वी में हस्तलिखित निबंध में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी की परिक्रमा करती है। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, अब पृथ्वी है जो उसकी परिक्रमा करती है, अर्थात सूर्य की परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रसिद्ध खगोलविदा, मतलब ये प्राचीन के समय में ही वारमिहिर जो है, वारमिहिर ने इसे 1000 वर्ष पूर्व ही बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ये बहुत पहले ही वारमिहिर के द्वारा बताया गया था। कॉपरनिकस तो 1514 ईस्वी में बताया, जबकि वारमिहिर 1000 वर्ष पूर्व ही पहले ही बता चुके थे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाता है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। नाम याद रखिएगा, वारमिहिर। ठीक है, चलिए, हमारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लेता है। देखिए ऐसे तो बोलते हैं कि सूर्य स्थिर है, लेकिन नहीं, वह आकाश गंगा का वो भी चक्कर लगाता है सूर्य। तो एक चक्कर लगाने में, एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है सूर्य? तो 25 करोड़ वर्ष लेता है। 25 करोड़ वर्ष में सूर्य निहारिका का एक चक्कर पूरा करता है। देखिए सूर्य हमारी आकाश गंगा के अनेक तारों में से एक है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। मतलब जो गैलेक्सी, जो मिल्की वेव है, उसमें उपस्थित जितने भी तारा है जो सूर्य के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा का कम समय लगता है। मतलब जो केंद्र के निकट है वो जल्दी लगा लेगा, जो दूर है जो ज्यादा समय लेगा। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र की अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक्स केंद्र से लगभग 9.4 kpc या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की औसत दूरी है तथा 720,000 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। अर्थात वो अपने चक्कर, जो सूर्य है वो चक्कर लगाने में,
ठीक है। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। अतः निकट विकल्प डी है, इसीलिए 25 करोड़ वर्ष। और सूर्य चक्कर लगाता है, ये दिमाग में मत रखिए कि नहीं लगाता। आकाश गंगा के केंद्र के परिक्रमा करने में सूर्य को समय लग जाता है। आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है सूर्य, उसमें समय लग जाता है 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहा जा रहा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। मतलब जो भी तारामंडल अधिकांश है उसको हम सब दक्षिणी गोलार्ध से देख सकते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या महासागर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध में जल ज्यादा है। चलिए, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे सप्तऋषि कहा जाता है। जिस तारामंडल ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है उसे सप्त ऋषि कहते हैं। चलिए, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, मतलब कौन ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो वह केवल 2 ग्रह हैं, बुध एवं शुक्र, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। आ जाइए, सौरमंडल में केवल 2 ग्रह हैं, बुध एवं शुक्र, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, नेपच्यून, ठीक है, और नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह है, जिसमें टेट्रोन एवं नेरोडी प्रमुख है। ठीक है, वर्ष 2006 ईस्वी में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह श्रेणी से बाहर कर दिया। तो प्लूटो को ग्रह श्रेणी से बाहर कब किया गया? 2006 ईस्वी में। ठीक है, और मंगल ग्रह के कई गो उपग्रह है? 2 गो। नेपच्यून के कई गो है? 14 गो। ठीक है, चलिए, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो देखिए, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह तो शुक्र है। और शुक्र का तापमान कितना है? तो 464 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? सांझ के तारा, भोर के तारा। इवनिंग मतलब मॉर्निंग मतलब सुबह हो गया, इवनिंग मतलब शाम वाला हो गया। तो सुबह का तारा या सांझ का तारा ये सभी शुक्र को कहा जाता है, और गर्म ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है ना। लाल मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और बृहस्पति है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और जो शनि है रिंग वाला ग्रह, शनि ग्रह है। ठीक है, और बृहस्पति अरुण वरुण वलय से युक्त है, शनि में वलय है, रिंग वाले ग्रह तो शनि ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह, लाल ग्रह मंगल को, सांझ के तारा शुक्र को, भोर के तारा शुक्र को, गर्म ग्रह शुक्र। तापमान कितना? तो 464 डिग्री सेल्सियस। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड लेता है, ऐसे 8 मिनट 20 सेकेंड, लेकिन इसमें टोटल 8 मिनट ही, क्योंकि ऑप्शन के जो आंसर के नजदीक है। तो पृथ्वी तक सूर्य की प्रकाश कितने समय में पहुंचते हैं? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, लेकिन इसमें 8 मिनट ही नजदीक है, इसलिए सी लिए हैं। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। इन विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा तरंग का वेग जो है वो कितना? 1,86,000 मील प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अतः आंसर निकट कौन होगा? तो 8 मिनट होंगे। चलिए, पृथ्वी है जो सूर्य का परिक्रमा करने में कितना लेता है? तो साल में एक बार करता है ना जी, तो 365.25 दिन। ठीक है, अर्थात 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकेंड का समय लेता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में पृथ्वी, तभी तो 1 वर्ष होते हैं हमारे। चलिए आ जाइए, देखिए यहां डीपली पढ़िए क्या कहा जा रहा। कि पृथ्वी है जो सूर्य की परिक्रमा करता है 365.25 दिन में, या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लेता है। इसे सौर्य वर्ष कहा जाता है। जब एक चक्कर लगा लेता है तो उसको कौन वर्ष कहा जाता है? सौर्य वर्ष कहा जाता है। सौर्य वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थात सूर्य के एक चक्कर पृथ्वी जो लगा लिया उसको सौर्य वर्ष या उसे ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। देखिए, ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव से दूसरी वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता। मतलब एक वसंत ऋतु से अगला वसंत ऋतु जब पहुंचेगा तब तक के बराबर होते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिन का होता है। कैलेंडर में प्रयोग होने वाले
वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकेंड या 365.242 दिन होते हैं। देखिए वर्ष 2000 ईस्वी में अन्य सामान्य वर्ष की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट, ठीक है, जो कि 9 मिनट के स्थान पर क्या आ चुका है, तो 13 मिनट आ चुका है। ऐसे 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट न लिया के जाता था, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, 9 मिनट के वृद्धि हुआ है, ठीक है, तो ये 13 मिनट लेने लगा है। कै मिनट लेने लगा है, 13 मिनट। जैसे देखिए ना ऊपर कितना मिनट लेता था, यहां से लगाइए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, ठीक है, तो यहां फिर ले रहा है कितना, 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट, ठीक है, का समय लेता है और इतना सेकेंड की गणना की गई है, ठीक है। अब ऐसे इसमें ज्यादा विशेष आप ध्यान नहीं रखिए, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखें जी 365.25 दिन, ठीक है, 365.25 दिन का समय लेता है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करता है। मतलब पृथ्वी जो परिभ्रमा जो करता है, वह परिभ्रमण मतलब अपने अक्ष पर घूमना, जिसके कारण दिन रात होता है। परिक्रमण के कारण वर्ष बदलते हैं और परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है, जो कि प्रति मिनट वह कितनी दूरी तय करता है। तो स्टार लगाया गया, जो कि देख लीजिए इसमें स्टार इसलिए लगाया गया है ना कि सभी जगह का दूरी अलग अलग होगा, जैसे ध्रुव पर की कुछ और होंगे और विषुवत रेखा पर कुछ और होगा, इसीलिए इसका आंसर चेंज करके स्टार लगा करके दिया। देखिए क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40,090.28 किलोमीटर है। यही दूरी पृथ्वी अपने धुरी पर, वह जो धुरी पर अपने है वह 23 घंटा 56 मिनट में तय कर लेता है, जबकि पृथ्वी परिभ्रमण गति लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस आधार पर प्रति मिनट की गति हो गए कितना, तो 27.2 किलोमीटर प्रति मिनट, जो कि किसी भी विकल्प में नहीं दिया। 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट जो कोई विकल्प में नहीं दे रहे, इसीलिए इसका आंसर स्टार लिया गया और यह प्रश्न 2001 और 2 का, ठीक है। चलिए आज ये पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिकतम कितनी है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश के आसपास के जो क्षेत्र होंगे वो मरुभूमि होने की संभावना बनेंगे। देखिए पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच में मिलता है। यह बात समझ गए क्या, शुष्क मरुभूमि जलवायु का विस्तार कहां से कहां तक मिलता है, 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थिति शामिल है, जो कि नंबर पहला भौगोलिक स्थिति क्या शामिल है, 30 डिग्री अक्षांश के आसपास उच्च वायु दाब पाया जाता है। यहां हवा ऊपर से नीचे उतरती है, फलस्वरूप यहां वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा एवं ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल इसी के अंतर्गत आता है। तो 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो मरुभूमि का क्षेत्र होंगे, तो ये पहला भौगोलिक स्थिति हो गया। दूसरा आइए, दूसरा क्या कहा जा रहा, महाद्वीप के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच मिलते हैं। हवाएं का पूर्वमुखी होना इसका कारण है। महाद्वीप की पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवा पश्चिम भाग तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, शुष्क हो जाती है। जैसे कैलिफोर्निया कहां, उत्तरी अमेरिका में, पश्चिमी सहारा कहां है, उत्तरी अफ्रीका में, अटकामा मरुस्थल कहां, दक्षिणी अमेरिका में, नामीब मरुस्थल कहां, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में। इसी प्रकार के मरुस्थल हैं जो कि 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है। यह सब उत्तरी गोलार्ध में चल रहा। चलिए इसका तीसरा कारण देखिए, पर्वते की वृष्टि छाया के क्षेत्र में भी स्थित मरुस्थल में शामिल होते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल एक है डेथ वैली, ठीक है, साथ में पेटागोनिया मरुस्थल जो अर्जेंटीना में है, पेरुवियन मरुस्थल, ये सब प्रमुख है जो कि पर्वत की वृष्टि छाया के कारण मरुस्थल है, ठीक है। चौथा में आइए, महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्र भरी हवाओं से दूरस्थ है। इसमें शामिल कौन कौन से हैं, तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, गोबी मरुस्थल जो चीन एवं मंगोलिया में है,
ये सब सभी लोग कि महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित होने के कारण आर्द्र भरी वायु से दुरस्त होने के कारण मरुस्थल बन गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। कोरियोलिसिस बल किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन सा बल? कोरियोलिसिस बल होते हैं। ठीक है, देखिए धारा तलिए पर प्रवाहित हवाएं की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी के घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होता है। जैसे वायु जो प्रवाह होंगे धारातल पर अर्थात पृथ्वी के स्थल पर जो वायु की जो प्रवाह होगा, हवा का जो प्रवाह होगा, वो किस वायु दाब और पृथ्वी के घूर्णन गति पर निर्भर करता है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपिक बल के कारण हवाएं की दिशा विक्षेपित हो जाती है। इस बल की खोज जे कोरियोलिस के द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम जो एक बल पड़ा कोरियोलिस बल पड़ा। इस प्रकार जो कोरियोलिस बल होंगे सही होंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह तो बुध। लाल ग्रह मंगल। रिंग वाले ग्रह तो शनि। ठीक है, चलिए सौरमंडल के आकार के दृष्टि से यहाँ सभी ग्रह का नाम दिया गया। पहले हम ग्रह का नाम पढ़ लेंगे। तो चलिए आइए देखिए, सबसे बड़ा ग्रह हम बताएं बृहस्पति, छोटा कौन हो गया? बुध हो गया। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, दुदू को याद करना। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण के बाद वरुण, उसके बाद पांचवा बड़ा ग्रह तो पृथ्वी। पृथ्वी कैमा नंबर है? पांचवा। दूसरा तो शनि, पहला बृहस्पति, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी, छठा शुक्र और सातवां मंगल। शुक्र मंगल, पृथ्वी शुक्र मंगल और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, जो कि बृहस्पति ग्रह का व्यास कितना किलोमीटर है? तो 1,42,984 किलोमीटर। इसको आप ध्यान रखिए और सबसे छोटा को याद रखिए कितना है? तो 4,879 किलोमीटर। और एक पृथ्वी के तो व्यास वैसे भी याद है 12,756 किलोमीटर, ये तो याद ही होता। तो 1,42,000 याद कर लीजिए ऊपर और नीचे 48,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 484848484848,48,48,48,48,48, ठीक है। तो इसलिए सबसे बड़ा ग्रह कौन होंगे? बुध हो गए। सबसे छोटा तो सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, छोटा ग्रह तो बुध है, पांचवा बड़ा अरे भाई बड़ा ग्रह कैसे तोतला जा रहे हैं जी। तो बड़ा ग्रह हो गया 5वें नंबर में, तो पृथ्वी हो गया। चलिए निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि का, तभी तो वो घनत्व कम है, तो पानी पर भी तैर सकता है। पानी पर भी क्या हो सकता है? तैर सकता है। ठीक है, और सभी का घनत्व दिया गया। जैसे पृथ्वी का घनत्व आप इसको ध्यान रख लीजिए 5,514 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो 5,514 पृथ्वी का घनत्व हो गया और सबसे कम शनि का घनत्व है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे का निर्माण किस तत्व से हुआ? नीफे देखिए नाम में ही छुपा हुआ है, नाम में ही छुपा हुआ रहता है नीफे। तो एन से निकेल, एफ से फेरम, तो निकेल और फेरम। नीफे का निर्माण किससे हुआ है? निकेल एवं फेरम से हुआ है। ठीक है, निकेल एवं फेरम, और फेरम का मतलब लोहा हो गया और नीफे का मतलब निकेल हो गया। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। ये शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष ले लेता है। मतलब यहाँ के दिन के हिसाब से, पृथ्वी के दिन के हिसाब से, तो वह 29.5 वर्ष ले लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। कौन? शनि ग्रह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष ले लेता है, जो अर्थात अरुण है। ठीक है, अरुण है जो 84 वर्ष ले लेता है, जबकि शनि है जो कितना वर्ष ले रहा था? 29.5 वर्ष। तो एक शनि का 29.5 वर्ष और यूरेनस अर्थात अरुण का 84 वर्ष का समय ले लेता है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे? तो पृथ्वी के आयाम की माप से। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। जियोडेसी वह विज्ञान जो पृथ्वी के आयाम से संबंधित है। देखिए इसको पढ़िए। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। यह गुण पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, इसके साथ ही समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है
जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। ठीक है, तो जियोडेसी पृथ्वी के आयाम से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो डी वाला अपघटक जीवाणु होता है। ये कहा साइंस का प्रश्न से डाल दिया। उत्पादक हिरन है, प्राथमिक उपभोक्ता, तो ये सब गलत है। उत्पादक में तो घास भूसा होंगे ना उत्पादक में। अपघटक है जो जीवाणु है, ठीक है, इसके वजह से उत्पादक घास हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हिरन हो गए, अपघटक जीवाणु हो गया, और द्वितीय उपभोक्ता तेंदुआ हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? मतलब सबसे छोटा महादेश तो ऑस्ट्रेलिया महादेश, और टोटल महादेश है कई गो? तो 7 गो। सबसे बड़ा एशिया महादेश। ठीक है, निम्नलिखित में कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है? तो सवाना। ठीक है, सवाना है जो उष्ण कटिबंधीय घास की मैदान है। और उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को पेरियार बोलते हैं, और दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को पंपास बोलते हैं। ठीक है, तो पेरियार उत्तरी अमेरिका और पंपास ऑस्ट्रेलिया, सॉरी दक्षिणी अमेरिका में पंपास बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई कहलाती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। देखिए, खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाई का उपयोग आमतौर पर हम सौर्य मंडल और मंडल के भीतर दूरियों को मापने के लिए किया जाता है, और एक खगोलीय वर्ष बराबर 1.496 गुना 10⁸ मीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रयुक्त किया था? तो वह डेविस के द्वारा किया गया था। तो भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया? तो WS डेविस के द्वारा, अर्थात ऑप्शन बी हमारा है जो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां क्या कहा गया। विलियम मोरिस डेविस ने भौगोलिक अपर्दन के चक्र की संकल्पना प्रस्तुत किए। वही वाटर पेंक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए मॉडल प्रस्तुत किया, जिन्होंने उनका नाम दिया मार्कोलॉजिकल एनालाइसिस। मार्कोलॉजिकल एनालाइसिस नाम दिया। अगले प्रश्न पे आइए। किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार है? मतलब समय के निर्धारण किया जाता है तो कहां से किया जाता है? किस स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार माना गया है? तो प्रधान माध्य रेखा। प्रधान माध्य रेखा। देखिए, प्रधान देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश की देशांतर पर स्थित इसी रेखा को अंतरराष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान माध्य रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती है। ठीक है, तो प्रधान माध्य रेखा लेना है, इसमें अंतरराष्ट्रीय रेखा नहीं मान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं, ठीक है ना, प्रधान माध्य रेखा लगाना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे ये गुजरता है कहां कहां से, कौन कौन देश? तो यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, डोगी, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना, ये सब सभी देशों से अंतरराष्ट्रीय रेखा गुजरती है। निम्न में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो रॉकी। कौन सी? निम्न में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है। देखिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हालांकि प्रश्नगत विकल्प में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी होगा, क्योंकि यहाँ एंडीज पर्वत नहीं दिया। ऐसे विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो एंडीज है, लेकिन यहाँ एंडीज दिया नहीं है, यहाँ रॉकी दिया, इसलिए रॉकी लेंगे, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। और ये एंडीज दक्षिणी अमेरिका में और रॉकी उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, इसीलिए हम सब रॉकी इस प्रश्न के अनुसार लेंगे, लेकिन वैसे में एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलिए। कार्ल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, किसकी है? तो दक्षिणी अफ्रीका की। कार्ल एक प्रकार की निर्मित संरचना है, किसकी? दक्षिणी अफ्रीका की। देखिए, कार्ल दक्षिणी अफ्रीका में लकड़ियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों को बाड़ों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचना को कहा जाता है, कार्ल कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न आइए। दुनिया
के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है? तो ऑप्शन ई लिया है। देखिए किस देश में दुनिया के आधा बांध है, जो सिर्फ वही देश में। देखिए दुनिया का कुल बड़े बांध 15 मीटर या अधिक ऊंचाई 3 मिलियन घन मीटर से अधिक भंडारण की क्षमता की संख्या लगभग आधा चीन में। एक अन्य आकलन के अनुसार दुनिया के बड़े बांध का 57% भारत और चीन में। तो मतलब यहाँ दो जगह पर है, भारत में भी है और चीन में भी है। लेकिन इसमें क्या पूछा, दुनिया की कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा। तो किस देश में? ऑप्शन ई लिया है, क्योंकि चीन में होना चाहिए, आधा हिस्सा है। और वैसे एक आकलन के अनुसार से चीन और भारत दोनों लिया, इसलिए ऑप्शन ई इसका आंसर लिया। चलिए, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो अटकामा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? अटकामा। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान अटकामा मरुस्थल है, जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न में, चलिए क्या दिया है? तुम्मा लंपले खादान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है, वो अवस्थित है। तो तुम्मा लंबले से ही नाम से ऐसा नहीं लग रहा कि तुम्मा उम्मा ये सब जो नाम रहेगा तो वो कहाँ चला जाएगा। तो तुम्मा लांबे का नाम है जो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। देखिए तुम्मा लंपे खादान आंध्र प्रदेश राज्य में वाईएसआर जिले के कडप्पा जिला में अवस्थित है। वर्ष 2011 ईस्वी में भारत परमाणु ऊर्जा आयोग ने इसे यूरेनियम के विशाल भंडार होने की पुष्टि किया था, और इसीलिए 2020 में प्रश्न पूछ दिया, क्योंकि 2011 में किया था और 2020 में पूछ दिया। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची गई है तो कहां? प्रशांत महासागर से होकर के जाती है। इस ऑप्शन के हिसाब से प्रशांत महासागर। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच अर्थात इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, उल्लेखनीय यहाँ कोई स्थल भाग पड़ता, इसे मोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मोड़ दे करके मतलब स्थल भाग है तो उसको मोड़ दिया जाता है, और प्रशांत महासागर से ये रेखाएं खींची गई है। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सबसे इसमें दिया है, ऑप्शन में सोचना है तो सबसे बड़ा महादेश एशिया है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से अफ्रीका होंगे। कौन होंगे? अफ्रीका होंगे, क्योंकि आपको सातों महादेश क्षेत्रफल के हिसाब से याद होना चाहिए। तो विश्व में कुल 7 महादेश हैं, जिसमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। ठीक है, और इसमें अफ्रीका महादेश है जो सबसे बड़े हैं। तो देखिए अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एक नंबर में कौन हो गया? एशिया। देखिए ना 6 को तो यहाँ दे ले, 1 2 3 4 5 6। एक में कौन हो गया? एशिया। दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, अगला छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश, ये भी प्रश्न पूछा था। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका महादेश में सबसे ज्यादा देश है। जैसे देख लीजिए अफ्रीका में 54 देश है, अफ्रीका महादेश में कौन देश है? 54 देश है, और यूरोप में 49 देश है, और एशिया में 48 देश है, उत्तरी अमेरिका में 23 देश, दक्षिणी अमेरिका में 12, ओशियाना में 14। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम शैली का निर्माण किसका उदाहरण है? मशरूम शैली का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण का। मशरूम शैली किसका उदाहरण है? अपघर्षण। मशरूम शैली अपघर्षण। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम शैली का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है। छत्रक शैल या गारा शैल अपरदनात्मक प्रकार के स्थलाकृत हैं। इसमें चट्टानों के निचले भाग में अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति बनती है। चलिए अगले प्रश्न आइए। अगला प्रश्न के क्या करा जा रहा है? जापान के प्राकृतिक संसाधन के बारे में एक सटीक कथन बताइए। जापान के प्राकृतिक संसाधन के बारे में तो क्या कहा जा रहा है? जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है, और यही सही भी ले रहा। पेट्रोलियम के बड़े भंडारण जापान के उत्तरी भाग में है। जापान के बड़े उपजाऊ मैदान जो अनाज उगाने के लिए कोयला लौह भंडारण है। तो जापान के बड़े भागों ने मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है, ये बात सही है। जैसे देखिए यहाँ डीपी पढ़िए पता चलेगा। आइए, जापान के प्राकृतिक संसाधन में सर्वाधिक प्रमुख समुद्री मछली तथा मत्स्य वहां की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। वहां खनिज संसाधन काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। वहां की भूमि पर
वनों का बाहुल्य है। जापान में बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने हेतु समुद्र का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित में से किस सागर में दुनिया का सबसे अधिक लवणता है? तो वह मृत सागर। मृत सागर में लवणता ज्यादा। चलिए प्रशांत महासागर में सर्वाधिक लवणता है। हालांकि विश्व में सर्वाधिक लवणता तुर्की के वान झील में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया आंसर? मृत सागर, जो कि प्रशांत महासागर में है। मृत सागर में लवणता ज्यादा है प्रश्न के अनुसार। मृत सागर हो जाएंगे। प्रशांत महासागर ने थोड़ा मिसफील्ड हो गया, चलिए इसके लिए सॉरी। तो निम्नलिखित में किस सागर में दुनिया का सबसे अधिक लवणता है? तो मृत सागर में। ठीक है, और सबसे ज्यादा झील तो वान झील में सबसे ज्यादा लवणता। ठीक है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा बनाने वाला देश कौन है? चिली। मतलब सबसे उत्तर से दक्षिण जो अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा? चिली है। ठीक है, देखिए इसमें दिए गए विकल्प के अनुसार सोचा गया कि अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय वाला देश चिली है। ठीक है, आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो इंडोनेशिया। द्वीपों का समूह तो इंडोनेशिया, जो कि 17,508 द्वीप है इंडोनेशिया में। कितना? 17,508 द्वीप इंडोनेशिया में है, जबकि फिलीपींस में 7,641 है और मालदीव में 1192 है और क्यूबा में 4195। चलिए निम्नलिखित में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल का सबसे बड़ा द्वीप है? तो बोर्नियो। बोर्नियो है जो क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा जा रहा है? विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमानयानकोन किस देश में है? तो योनयानकोन है जो रूस में। क्या है? योमयानकोन रूस में। ठीक है, चलिए आइए। विश्व के सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयमयानकोन रूस में है। यह रूस में शाखा या तीयों गणराज्य में इंडिगिरको नदी के तट पर अवस्थित एक ग्रामीण बस्ती। ठीक है, अगले प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो जापान। जापान है जो सबसे बड़ा देश है। चलिए ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं है उसे सीमा रहित देश कहा जाता है। यह देश चारों ओर समुद्र से घिरा है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्र वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। फिलीपींस का कितना है? तो 3 लाख वर्ग किलोमीटर। और न्यूजीलैंड का कितना? 2,68,838 वर्ग किलोमीटर, जबकि क्यूबा का 1,10,860 वर्ग किलोमीटर है। तो इसलिए विकल्प सी अर्थात जापान सही होगा। चलिए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो होन्शु द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप जापान का होन्शु द्वीप। देखिए जापान मुख्यतः 4 द्वीप कौन कौन से हैं? होकाइडो, होन्शु, शिकोकी या क्यूस का समूह है, जिसमें चारों द्वीप में होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। और जापान की राजधानी क्या? टोक्यो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। ठीक है, इसलिए ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश में है? तो यह डेनमार्क में है। ग्रीनलैंड किस देश में है? डेनमार्क में है। देखिए ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नूक का समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा जा रहा? महाद्वीप बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह वेगेनर के द्वारा। महाद्वीप बहाव का सिद्धांत वेगेनर। चलिए देखिए महाद्वीप बहाव का सिद्धांत एल्फ्रेड वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 से 22.5 करोड़ वर्ष पहले पैंजियो का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजियो पहले 2 बड़े महाद्वीप पिंडोलॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गया, जो आज के महाद्वीप के रूप में है। चलिए अगले प्रश्न आइए। आग्नेयी चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। ठीक है, आग्नेयी चट्टान तो यह क्रिस्टलीय है और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। देखिए
आग्नेयी चट्टान पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनते हैं। ये रवेदार होते हैं, परत नहीं पाए जाते हैं, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाया जाता। आग्नेय चट्टान का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होती है। पानी का प्रवेश बहुत कम होता है यहाँ। अगले प्रश्न पे आइए। अब शादी शैली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैवाल स्तर में निक्षेपित है। अब शादी शैली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये शैली स्तरों में निक्षेपित है। यह शैली स्तरों में क्या है? निक्षेपित है। अवसादी शैली का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म और परतें पाई जाती है, किंतु शैलें रवादार नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित में कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? कौन कथन है जो एस्टर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो 1, 2 और 4 लिया है। तो देखिए क्या प्रश्न, पहले फिर से देख लीजिए। एस्कर और ड्रमलिन से संबंधित है। तो पहला, एस्कर क्रूड वेडेड बजरी और रेत की लकीर है, तो ये भी सही है। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी से बनी है, ये भी सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृत एस्क्यूरिता इलाके की विशेषता, ये बात गलत है। ठीक है, एस्कर और ड्रमलिन के तहत। ठीक है, और इसका चौथा सही कह रहा है क्या कि जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराएं द्वारा निर्मित होती है और ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होता है, तो इसीलिए बी लिया था। 1, 2, 4 और क्या है? सही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। देखिए यहां पढ़ लीजिए और पता चल जाएगा। ग्लेशियर या हिम को पिघलने से प्राप्त जलधाराएं द्वारा मलबा के निक्षेपित से निर्मित एस्कर लंबे संकरे कटक होते हैं, जिनकी किनारे तीव्र ढाल वाली एस्कर होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत और कंकड़ पत्थर द्वारा होता है। ठीक है, हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपी में ड्रमलिन गोलासम मृतिका द्वारा निर्मित एक प्रकार की ढेर या टीले होते हैं, जिसका आकार उल्टी नोक या कटी हुई उल्टी अंडे के समान होते हैं। अंडे की टोकरी स्थलाकृत ड्रमलिन युक्त इलाके की विशेषता, अर्थात ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होता है। चलिए, माउंट एटना एक क्या है? ज्वालामुखी है। माउंट एटना एक क्या है? ज्वालामुखी है। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्व तट पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 3357 मीटर है। चलिए, मोना लोआ किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना लोआ किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आइए। वर्ष 2004 ईस्वी के हिंद महासागर भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? अर्थात हिंद महासागर में जो भूकंप आते हैं तथा उससे परिणामित जो सुनामी का संबंध है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सी ऑप्शन सही नहीं है। देखिए बाकी सही है, अर्थात उसको हम सबको पढ़ लेते हैं जिससे हमें जानकारी मिल जाएगी। तो महासागर भूकंप और सुनामी से संबंध जो सही है वो पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सुंडा खाई में भारतीय प्लेट में बर्मी प्लेट से अंधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण यह भूकंप की उत्पत्ति हुई है। तो ये बात सही कह रहा। देखिए, परिणामी सुनामी में इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट और अधिक केंद्र के लगभग 8500 किलोमीटर की दूर तट की ओर घेरा विध्वंस क्रिया है। ये भी बात सही है। ठीक है, और इसमें सी वाला जो नहीं दिया था तो उसको नहीं पढ़ते हैं, डी पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए हैं क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा में द्वीप स्थिति लगभग उत्तरी दक्षिणी होने से सुनामी लहरें की प्रबलता शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। तो ये भी बात क्या है? सही है। सिर्फ सी सही नहीं, तो इसको अब नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसका हम ऊपर पढ़ लिए। चलिए आइए, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है? तो वह नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। विश्व के सबसे ऊंची चोटी कौन पर्वत में? तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। देखिए, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा या चोमुलुंगमा सहित 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। हिमालय एक नवीन मोड़दार या वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा ऊंची चोटी मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत में पाया
जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदियां है? तो इसमें मारे एवं डार्लिंग क्या है? नदियां। मर्रे एवं डार्लिंग क्या नदियां हैं? देखिए, मर्रे एवं डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है। इसकी घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जबकि ईरी और ह्यूरन संयुक्त राज्य अमेरिका और एवं कनाडा का वृहद झील है। इस तरह विक्टोरिया और चाड अफ्रीका की झील है और स्वेज एवं पनामा नहर है। तो इसमें नदी कौन सा हो गया? तो मर्रे एवं डार्लिंग क्या है? नदी। चलिए अगले प्रश्न आइए। हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? तो हैदराबाद जो शहर है वह किसमें स्थित है? ठीक है, तो हैदराबाद शहर है जो किसमें स्थित है? ऐसे तो भारत लेना चाहिए, लेकिन देखिए आंसर क्या लेता है। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद पाकिस्तान में भी, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का दूसरा बड़ा शहर है। यहाँ पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है। इस प्रकार मतलब हैदराबाद एगो पाकिस्तान में भी है, हैदराबाद शहर पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है, इसीलिए इसका ई लिया है कि एक से अधिक। अब ऐसे हैदराबाद अगर हम देंगे तो भारत ही समझ के मार देंगे, लेकिन पाकिस्तान में भी एक प्रांत है। ठीक है, चलिए, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र ने अपना जल बहा के लाते हैं, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाते हैं, उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, कहा जा रहा है एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र में अपना जल बहा कर लाते हैं, उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नदी और उसके सहायक नदी द्वारा बहाए जाने वाले क्षेत्र जल निकासी क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न आइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। चलिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पार्क का नाम कांगेर नदी से लिया गया है और कांगेर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1982 ईस्वी में दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए, कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। इसके बाद रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत के पास कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार है। विश्व स्तर पर कोयले के संचित भंडार में भारत का स्थान 5वां है और कोयले का शीर्ष उत्पादक देश में चीन 1 नंबर में, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इस प्रकार है। ठीक है, चलिए आ जाइए। निम्नलिखित देशों में कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो गेहूं का उत्पादक देश चीन था 2020 में। देखिए, 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। इसके बाद भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। ठीक है, 2021 में चीन ही गेहूं का उत्पादक के शीर्ष स्थान पर रहा। तो फिलहाल अभी आप चेक कर लीजिए कि गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा चीन ही है और दूसरा में भारत आता होगा अभी भी। चलिए, निम्नलिखित देशों में कौन इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वह चीन है। इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा उत्पादक तो चीन है और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके बाद जापान का स्थान है। विश्व के सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला। आइए, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाए जाते हैं? तो यह मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में। कोकोस प्लेट किनके मध्य पाए जाते हैं? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में है कोकोस प्लेट। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का रसट बॉयल निम्नलिखित में किस प्रदेश से संबंधित है? तो ऑप्शन ई लिया, रसट बाउल का संबंध पूछा। देखिए यहां आइए, रसट बाउल एक रसट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उत्तरी पूर्व क्षेत्र का है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। ठीक है, इसलिए एक से अधिक विकल्प सही होगा। चलिए, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? तो बेंगुएला की धारा। बेंगुएला की धारा। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा बेंगुएला की धारा है। देखिए, नामीबिया तट के स्थित बेंगुएला ठंडी जलधारा में बहती है। बेंगुएला धारा के अच्छे प्रभाव के कारण कालाहरी मरुस्थल के पश्चिम तट का मौसम
साल भर ठंडा और सुहावना रहता है, तो यह जलधारा महासागर में उत्पन्न होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा। ब्राजील के पठार के पास के मैदान को क्या कहते हैं? तो कंपोज कहते हैं। ब्राजील के पठार के पास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। देखिए ब्राजील के पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। पंपास से जो शीतोष्ण घास के मैदान है, पंपास से शीतोष्ण घास के मैदान है जो अर्जेंटीना में है। डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया में है। बेल्स जो कि दक्षिण अफ्रीका, बेल्स दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए कंपास कहाँ हो गया? कंपास हो गया ब्राजील में, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, बेल्स दक्षिण अफ्रीका में। ये सब घास की मैदान है। किलिमंजारो एक क्या है? तो आग्नेयी गिरी है। किलिमंजारो एक क्या है? आग्नेयी गिरी। देखिए किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग पर स्थित है। किलिमंजारो के 3 मुख्य शंकुओं में से माउंट कीबो के सर्वोच्च शिखर उहुर चोटी का पहले नाम कैसर विल्हेम अस्पिटज था। यह एक आग्नेयी गिरी या ज्वालामुखी पर्वत होता है। ठीक है। गोबी मरुस्थल है, तो गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में स्थित है। चलिए जोहान्सबर्ग विख्यात है। जोहान्सबर्ग विख्यात है किसके लिए? स्वर्ण खनन के लिए। जोहान्सबर्ग विख्यात है खनन के लिए। चलिए निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्र देश है? तो हंगरी। स्थल रुद्र देश कौन सा है? हंगरी है। चलिए हंगरी स्थल रुद्र देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। इस्राइल की उभयनिष्ठ सीमा क्या है? इजराइल देना चाहिए, वैसे इजराइल की सीमा क्या है? लेबनान है। इजराइल होना चाहिए। चलिए इजराइल की उभयनिष्ठ सीमा क्या है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ है। इजराइल की सीमा क्या है? तो इसके पश्चिम एशिया के मध्य पूर्व का यह भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तरी पूर्व सीमा सीरिया से और पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिणी पश्चिमी सीमा मिस्र से लगी है। ठीक है। चलिए आगे चलिए। संसार का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर को। पामीर को, पठार को संसार का क्या कहा जाता है? छत कहा जाता है। देखिए पामीर के पठार को विश्व का छत के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी तिब्बत के पठार हेतु भी संसार के छत का प्रयोग किया जाता है। तो पामीर का पठार हो गया। चलिए पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है? तो यह श्रीलंका। पूर्वी समुद्र में जो स्वामिनी है वो किसका नाम है? तो श्रीलंका के नाम, श्रीलंका को ही स्वामिनी के नाम से जानते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा के उत्तर में भारत उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित हिंद महासागर के द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती, इसे हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वह लगभग पानी से ढका कितना है? तो 1/3 भाग है जो पानी से ढका हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग स्थल क्षेत्र है, जबकि 71% भाग जल क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या किया गया? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान क्या कहलाता? उत्तरी ध्रुव। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थल उत्तरी ध्रुव कहलाता है। देखिए पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर का तल 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या कितना है? 6356 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या दिया गया कि 64,000 किलोमीटर लंबाई तथा 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा
अंटार्कटिक के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है तो कहां? मध्य महासागरीय कटक। यह कटक कहां है? तो मध्य महासागरीय कटक है। देखिए इसकी विशेषता पढ़िए तब पता चलेगा। उपयुक्त विशेषता मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर की लंबाई में आर्कटिक, अंटार्कटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह के अकेला सबसे विशाल भूगर्भीय लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। क्या दिया? गल्फ स्ट्रीम एक क्या है? तो यह एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। देखिए फ्लोरिडो की धारा जब एंटलिस धारा के जल के समाविष्ट कर हेटरास अंतरिक्ष से आगे बढ़ता है तो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है, जो कि एक गर्म जलधारा जो उत्तरी अमेरिका के पूर्व तट के सहारे प्रवाहित होती है। ग्रांड कैनियन है तो ग्रांड कैनियन एक गड्ढा है। ग्रांड कैनियन एक क्या है? गड्ढा है। देखिए ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोन प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्डा है। चलिए विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है तो गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है। गंगा डेल्टा विश्व के बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। चलिए फिजी द्वीप अवस्थित है तो फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। देखिए रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। वानुआवाते के पूर्व तथा टोंगा के पश्चिम और तुवालू के दक्षिण में यह स्थित है। चलिए स्वेज नहर जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर मिस्र के स्वेज स्थल डमरू मध्य में बनाई गई विश्व के सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 ईस्वी में इसकी लंबाई 193 किलोमीटर हो गई। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को 1869 ईस्वी में मतलब अर्थात 1869 ईस्वी में जहाजों के आगमन के लिए खोल दिया गया और इसे दक्षिणी सिरे पर स्वेज नहर में तेवफिक बंदरगाह और स्वेज बंदरगाह तथा उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इस नहर के बन जाने से यूरोप एवं एशिया के बीच की दूरी काफी कम हो गई है, क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने में जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाकर जाना होता था, जो कि स्वेज नहर विश्व के सबसे बड़े पोतवाहक नहर हो गए। तो स्वेज नहर खुल जाने से दूरी कम हो गई है एशिया और यूरोप के, तो इसीलिए ये स्वेज नहर जोड़ता है किसको किससे? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। क्या कहा जाएगा? पनामा नहर जोड़ते हैं तो पनामा नहर किसको? प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ता है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ता है। देखिए पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल जलडमरू मध्य को काटकर बनाए गए प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्व तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल लंबाई 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, किंतु नहर के बन जाने से दोनों मध्य भारत लगभग आधी से भी कम दूरी हो गई है, अर्थात 9500 किलोमीटर रह गया और वर्तमान में इस नहर पनामा देश का अधिकार है। पनामा नहर पर पनामा देश का अधिकार है और यह नहर प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है। चलिए मलक्का जल संयोजक के आने जाने की सुविधा तो किससे है? तो हिंद महासागर से चीन सागर तक मलक्का जल संयोजक हिंद महासागर से चीन सागर तक आता है। देखिए मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधा मिलती है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है?
सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? ऑप्शन ई दिया है, देखिए पढ़ते हैं। सुंडा ट्रेंच महासागर अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्य रूप से इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीप के समानांतर है, इसीलिए सुमात्रा और जावा दोनों हुआ तो एक से अधिक आंसर हो गया। तो सुमात्रा एवं जावा दोनों के बीच में स्थित है सुंडा ट्रेंच। ठीक है, चलिए ओजोन परत बनती तो पृथ्वी सतह से कितना दूरी पर है? तो 15 से 20 किलोमीटर वायुमंडल के ऊपरी परत पर है। ओजोन परत पृथ्वी से कई किलोमीटर की दूरी पर है? तो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। देखिए ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग का 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यद्यपि तो ओजोन की अवस्थी 10 से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है। परत रूप में ओजोन अधिकांश 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होती है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकता है और इसे त्वचा कैंसर के खतरा से बचाता है। चलिए पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी? तो 10 से 20 किलोमीटर। पृथ्वी सतह से ओजोन परत की ऊंचाई 10 से 20 किलोमीटर है। गरजने वाली चालीसा या कुद्र पचासा या चीखने वाली साष्ठा पवन पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह दक्षिणी गोलार्ध में। चीखता, साठा, प्रचंड, पचासा, चालीसा ये सब सभी है दक्षिणी गोलार्ध में है। गरजने वाली चालीसा, कुद्र पचासा, चीखने वाली साठा पवन पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन को प्रचंड के आधार पर उन्हें यह नाम दिया गया। चलिए काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? काहिरा कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिणी पूर्व देशांतर पर स्थित है। काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न आइए, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो यह 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में शीत अनियांत अर्थात 21 से 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन और ग्रीष्म अनियांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 से 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20 से 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन और 21 से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। आइए अगले प्रश्न, महाद्वीप अलग कैसे हुआ? तो यह विवर्तनिक क्रिया के कारण, मतलब एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से अलग कैसे हुए? तो विवर्तनिक क्रिया के कारण अलग हुए हैं। देखिए पृथ्वी का ऊपरी भाग स्थल मंडल और संपूर्ण क्रस्ट या मेटिक के ऊपरी भाग का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेट विभिन्न प्रारूप में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होते हैं। इस प्रकार प्लेट अपने उस ऊपर स्थित महाद्वीप एवं महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ स्थानांतरित करती है। चलिए वलन क्रिया किसका परिणामी है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो यह पर्वत निर्माणकारी बल का। वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। देखिए पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है। इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल, तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टान की परतें मुड़ जाती है। ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे भाग को अभिनति कहा जाता है। इसी मोड़ को वलन कहते हैं। इसी मोड़ को क्या कहते हैं? वलन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न आइए, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला, तो अल्पस है जो यूरोप की पर्वत श्रृंखला, अल्पस पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु मोंट ब्लैंक है जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। अल्पस पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। चलिए टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो यह चीन में। टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, चीन में है। देखिए टकला मकान मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी चीन के झिंजियांग क्षेत्र में विस्तृत है। यह दक्षिण में कुनूल पर्वत तथा पश्चिम में पामीर का पठार एवं उत्तर में तियानसान पर्वत से घिरा हुआ है। चलिए ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित? तो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 3,48,750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक फैला हुआ है। चलिए निम्नलिखित में से किस देश की
मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो लेबनान को है जो मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। चलिए आगे आइए, दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है? तो दक्षिणी जो है उस घास के मैदान का नाम क्या दिया गया है? तो पंपास है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के स्थित जो घास के मैदान है वो उसको पंपास कहा जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन से शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो वह जो सिडनी है जो किसी देश की राजधानी नहीं है, बाकी सभी राजधानी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया एक बंदरगाह नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की, मतलब कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी, रियाद सऊदी अरब की राजधानी। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 96 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? 90 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? तो यह हिंद महासागर में है। 90 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो वह सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। देखिए अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो भारतीय महासागर दिया है। कौन सा महासागर दिया? तो ऑप्शन ई ले रहा लग रहा। अड्डू प्रविल नहीं, भारतीय महासागर। अड्डू अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में है? भारतीय महासागर में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े बेमेल है, मतलब सही नहीं है? तो इसमें ई लिया, मतलब एक से अधिक वाला सही नहीं होगा। यहां पढ़ लीजिए, सभी का जानकारी मिल जाएगा। जैसे देखिए, मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के केनिया में रहते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। मसाई जनजाति के लोग कहां रहते हैं? पूर्वी अफ्रीका के केनिया में रहते हैं, जबकि उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा पठारी प्रदेश में रहता है। ठीक है, सकाई मलय जो वह मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। किर्गिज मध्य एशिया में पाए जाते हैं। वेडॉन जनजाति अरब प्रायद्वीप या अरब मरुस्थल में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न आइए, निम्नलिखित में कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो वह लॉरेन बेसिन है जो जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। देखिए रूसी घाटी, सार बेसिन, अचेन बेसिन जर्मनी का कोयला क्षेत्र है, जबकि लॉरेन बेसिन फ्रांस का कोयला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो भूमि है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। देखिए सागरीय लवणता का प्रमुख स्रोत भूमि है, जबकि नदी लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारक होते हैं। मतलब नदी है जो लवण को पहुंचाने का कारक करता है, लेकिन इसका मुख्य स्रोत भूमि ही होता है। अरब सागर के पानी का औसतम खारापान कितना है? मतलब खरा कितना है? तो 35 पीपीटी। कितना है? 35 पीपीटी। अरब सागर के पानी का औसतम खारापान कितना है? 35 पीपीटी है। हिंद महासागर के 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच 35 डिग्री लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटक 30% हो जाती है। अरब सागर में 36% हो जाती है। ठीक है, निम्नलिखित सागरों में से किस में औसम लवणता सर्वाधिक है? तो वह मृत सागर। मृत सागर में लवणता सबसे ज्यादा है, ऊपर भी पढ़े हैं हम सब। ठीक है, और कौन से झील? तो तुर्किया के वान झील में भी लवणता ज्यादा। ठीक है, और ग्रेट साल्ट लेक में भी लवणता क्या है? जो यूएसए में है उसमें ज्यादा। तो मृत सागर तो कौन सा हो गया? मृत सागर में लवणता क्या है? ज्यादा। चलिए सारगैसो सागर का एक हिस्सा है। तो सारगैसो सागर एक किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगैसो सागर एक किसका हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। चलिए निम्नलिखित नदियों और उन शहरों को मेल मिलाएं जिनमें से होकर ये नदी वह रही है, वह नीचे दिए गए कूट है। मतलब कहां? तो यहां आ जाइए, डीपली में इसको ले लेते हैं, कम समय में हो जाएगा। जैसे देखिए राउट डैम नदी, राइन नदी। राउट डैम शहर में कौन नदी है? राइन नदी। पेरिस में कौन नदी है? सीन नदी। बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी। वाशिंगटन में पोटोमैक नदी। फिर से रॉटरडैम में राइन नदी, पेरिस में सीन नदी, बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी, वाशिंगटन में पोटोमैक नदी बहती। चलिए अगले प्रश्न आइए, हिंद महासागर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा जा रहा है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंदेब की संधि।
हिंद महासागर और लाल सागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मनदेब, बाब अल मनदेब। देखिए हिंद महासागर अरब खाड़ी और लाल सागर में बाब अल मनदेब की संधि जोड़ती। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में सुमिलित करना है, मिलान करना है। तो किसको कैसे मिलान करना है जो देख लीजिए। जैसे अत्यधिक गर्म तो सहारा मरुस्थल अत्यधिक है, अत्यधिक ठंडी अंटार्कटिक है, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में, अत्यधिक सूखा तो चिल्ली, अत्यधिक गर्म सहारा, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिक, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में, अत्यधिक सूखा तो चिल्ली। ठीक है, चलिए आइए। किस मिट्टी में केसिका या कैपिलरी जो क्रिया होती है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो वह चिकनी मिट्टी में अधिक प्रभावशाली होता है। चलिए, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला चीन हो गया। निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन। कुलगार्डी में सोना खनन होता है। निम्न देशों में से किस देश 2019 में सालान का सबसे अधिक सोने का उत्पादन, मतलब सोना का सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन करने वाला तो कौन सा देश था? तो चीन था। देखिए, जबकि ये सब करंट अफेयर के प्रश्न है तो इसको छोड़िए, ये सब दोबारा रिपीट नहीं करेगा, इसलिए हम उस प्रश्न को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं और ना ही उसका डीपली पढ़ते हैं। जो प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं उसी को हम बार बार रिपीट करते हैं। जैसे ये प्रश्न पूछेगा, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक, तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का उत्पादक भारत है। तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। तेल के कोष वेनेजुएला में। कोयले का सामान्य प्रकार है? तो बिटुमिन्स एक सामान्य प्रकार का कोयला होता है। देखिए, इसको पढ़ लेना चाहिए हमें। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वानस्पतिक पदार्थ का कोयला में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होते हैं: एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट कोयला। उपयुक्त चारों प्रकार के कोयला में बिटुमिन से समान किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट अत्यंत उत्तम कोटि तथा पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला। भारत में कुल प्राप्त कोयले का लगभग 98% से अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना शैली में पाया जाता है और गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिन प्रकार का होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या करा? ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत विशुद्धता शामिल है, तो इसमें कौन कौन है? तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धता शामिल है: शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। आइए अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो लंदन। कौन सा शहर? लंदन हो गया। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा क्यों होती है? क्योंकि विकिरण के कारण, उसमें जो सूर्य के विकिरण है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण होता है। चलिए, मानसून से निवर्तन इंगित होता है, तो मानसून से क्या होते हैं निवर्तन? साफ आकाश, बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक दाब की परिस्थिति से, स्थल पर तापमान बढ़ने से, यह मानसून का निवर्तन इंगित करता है। इसलिए तीनों सही है। ठीक है, चलिए इसमें पूरा डीपली पढ़ने की आवश्यकता जहां रहेगा वहां हम पढ़ देंगे। इसका 120 नंबर का मिलान सही करने वाले दिया है, तो मिलान सही हम सब यहां से भी ऐसे यहीं से कर लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, सही सही आके नहीं दिया, तो बी नंबर हमारा सही है। निम्नलिखित में कौन से मिलान सही है? तो बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जो गरज के साथ वर्षा का मध्याय। क्या है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जो गरज के साथ वर्षा का मध्याय क्षेत्र है। बस इसी को यहां पढ़ेंगे हम सब। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो वह पंपास में है, जो वहां भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वह प्रचलित नहीं। चलिए, अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी के घाटी में पाई जाती है? तो वह कांगो नदी में। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। देखिए इसमें आइए, पिग्मीज निवासी है कहां के? अफ्रीका के। पिग्मीज निवासी है अफ्रीका के। एस्मिको निवास करते हैं। एस्मिको जो एक जनजाति है, वह जो निवास करते हैं वो कहां करते हैं? तो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर निवास करते हैं। ठीक है, और यह अलास्का, कनाडा एवं रूस, तो ठीक है, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करते हैं एस्मिको। ठीक है, चलिए एस्पेरांटो है। एस्पेरांटो एक क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा। एस्पेरांटो क्या है?
तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाए गए कृत्रिम एक भाषा है। देखिए, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है उसको क्या कहते हैं? चीन कहते हैं। वह देश जो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन कहते हैं। चलिए, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, यह कहां से पैदा होती है? तो चीन से होती है। शहतूत जो कहां से पैदा? चीन से। ठीक है, चलिए आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादक वाला देश है? तो वह ईरान है। केसर उत्पादक वाला देश ईरान देश है। देखिए, इसमें यह मत बोलिएगा डीपली नहीं पढ़ रहे, अरे जरूरत ही नहीं है सर, ये सब प्रश्न दोबारा रिपीट आपको नहीं करेंगे। जो प्रश्न दोबारा रिपीट करेगा उसी प्रश्न को हम सब पे गौर करना है। बाकी आपके समय को क्यों बर्बाद करें हम? आपके समय महत्वपूर्ण है, और भी सब्जेक्ट बाकी है, बाकी बचे समय करंट अफेयर में देंगे हम सब। चलिए आइए एक बार रिपीट कीजिए। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणीय है? तो चीन। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणीय है? तो चीन है। अगले प्रश्न आइए। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसमें ऑप्शन ई लिया है, और ई और सी में तो पते है, ऐसे तो सी होना चाहिए, सऊदी अरब होना चाहिए। ठीक है, देखिए वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार 2020 में विश्व के सर्वाधिक खान द्वारा यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है, और दूसरा तीसरा कनाडा एवं नामीबिया। प्रश्न क्या पूछा? सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला कजाकिस्तान। अरे ये वाला था ना सर, ये वाला था। छोड़कर निम्न में से किस देश, कौन से देश का कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो सी लिया है सही उत्तर। सही उत्तर क्या लेगा? सही उत्तर सी लिया, और सी में क्या? सऊदी अरब। चलिए, यूरेनियम का कजाकिस्तान पढ़ लिए। चलिए आइए 33 में आइए। टीन मिलता है, कहां मिलता है? प्लेसर निक्षेप में टीन मिलते हैं, प्लेसर निक्षेपों में मिलते हैं। ठीक है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? तो मृदा का नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मिट्टी का संरक्षण तो उसके नुकसान से संरक्षित ही करेंगे ना। चलिए, टेरारोस का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होते हैं? चूना पत्थर होता है। टेरारोसा का प्रारूप विकास कहां होता है? तो चूना पत्थर जहां होता है वहां पर होता है। ठीक है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतम मिलते हैं तो विषुवत रेखा के पास। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वन विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। ठीक है। चलिए, विश्व में कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो कनाडा। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो कनाडा है। ठीक है। चलिए, यहां मिलान करने वाले दिए हैं, और मिलान करने वाली जानकारी यहां से हम सब ले लेते हैं। प्रश्न में क्या करना? मिलान करना है। जैसे यहां देखिए, यूरोपियन ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग है जो कहां है? फ्रांस से वारस तक के जाता है। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग फ्रांस से वारस तक जाता है। अगला आइए कि ट्रांस एडियन रेल मार्ग ब्यूनस आरियस से वालपेरेजो तक जाता है। वालपेरेजो तक जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को तक के जाता है। ठीक है। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न आइए। निम्नलिखित में से कौन सा पतन नगर नहीं है? तो कैनबरा। निम्नलिखित में कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो कैनबरा है जो एक पतन नगर नहीं है। ठीक है। चलिए, पतन अर्थात बंदरगाह वाला नगर नहीं है। देखिए, टोक्यो जापान में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, लंदन तो इंग्लैंड में है। ये निम्नलिखित में कौन कहवा पतन विश्व का कहवा पतन के नाम से भी जाना जाता है? तो सैंटोस। निम्न में से कौन विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? सैंटोस। देखिए, सैंटोस ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहां से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पतन कहा जाता है, सैंटोस को। चलिए, पर्यावरण किससे बनता है? तो जैविक घटक, भू आकृतिक घटक, जैव अपघटक, ये सभी से मिलाकर के पर्यावरण बनते हैं। देखिए, पर्यावरण का अविभाज्य संविष्ट एवं जैविक अजैविक तत्व वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 घटक हैं, भौतिक या अजैविक घटक जिसमें स्थल वायु जल शामिल है, जैविक घटक पादप मनुष्य जंतु सूक्ष्म जीव शामिल है, ऊर्जा घटक
सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा इसमें शामिल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो वह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। चलिए मिसिसिपी डेल्टा एक उदाहरण है किसका? अंगुलित एवं पंकज डेल्टा का। मिसिसिपी अंगुलित एवं या पंकज डेल्टा का उदाहरण है। चलिए बंगुरला जलधारा है, बंगुरला जलधारा है, तो यह दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिम तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। बंगुरला जलधारा है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी एक प्रकार की क्या है? जलधारा है। इनमें कौन दिखता नहीं है? तो राहु। पृथ्वी के 5 ग्रह को हम देख सकते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी पर से, लेकिन राहु नहीं दिखता। ठीक है, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि, लेकिन राहु को नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन के हिसाब से 12मासी नदियां में जल कहां से आती है? तो जहां से बर्फ पिघलता वहीं 12मासी नदी में जल आता है। निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में कौन सा निग्रोटो प्रजाति के हैं? तो सेमांग। निग्रोटो प्रजाति के तो सेमांग, निग्रोटो प्रजाति सेमांग। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन ब्राजील में होता है। कहवा उत्पादन में ब्राजील 40% उत्पादन करता है। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारक के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बी नंबर कि खनिज संसाधन की बहुलता। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित में कौन कारक उत्तरदायी नहीं है? तो खनिज संसाधन की बहुलता, जो खनिज जापान में नए हैं, बाकी उच्च स्तर के प्रौद्योगिकी का विकास वहां है, कुशल श्रम है, 10 परिवहन प्रणाली है। इस सब के कारण जापान क्या हुआ? विकास हुआ। चलिए पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न। चलिए आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के निकट है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। चलिए अगले प्रश्न आइए। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां एवं नमक दलदल और मैग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो वह किसके साथ शामिल है? जो पूछा है तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। किसके साथ? मन्नार खाड़ी बायोफियर के साथ में शामिल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। क्या अगला प्रश्न पूछा है जो देख लीजिए। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो CWG के अंतर्गत आता बिहार और उत्तर प्रदेश। चलिए भारत के क्षेत्रीय सीमा तट के कितनी समुद्र दूर तक के फैला होता है? तो 12 मील। भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्र में, तो पानी में कई मील दूर तक के एक देश का होता है? तो 12 समुद्री मील तक होता है। और यहां से शुरू हो जाएंगे भारत का भूगोल। तो इसमें हम जल्दी से रिपीट कर देंगे क्योंकि प्रश्न दोबारा रिपीट नहीं पूछेगा। सिर्फ जानकारी के, विशेष जानकारी के लिए हम सब यहाँ भारत से, ये जो भारत का भूगोल है, यहाँ से विशेष जानकारी का प्रश्न आपको मिलेंगे काफी विस्तार पूर्वक। इसमें ज्यादा प्रश्न पूछ ले, विश्व भूगोल से ज्यादा भारत के भूगोल से प्रश्न पूछा हुआ। तो आप सब लोग इसका इंतजार कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए, और बाकी सभी वीडियो जैसे हिस्ट्री हो गए या पॉलिटी हो गए, इसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप सब लोग इत्मीनान से जाकर के वो भी वीडियो देख लीजिए। चलिए, क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।